अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 1 कैफ 5 का स्टार्ट करते हैं। नई स्कीम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका नाम कर दिया गया है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक बड़ा चेंज तो ये आया है इसमें, और दूसरा बड़ा चेंज ये आया कि ये कैफ 3 से कैफ 5 हो गया है। तो इसके अलावा इस सब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। हाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक टॉपिक है जो आप लकीली पढ़ के आए हैं। इंट्रो के अंदर पढ़ के आए हैं ना, हाथ खड़ा करें, नाम सुना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो कोई बात नहीं। ये जब पहले पढ़ के आते थे या नहीं आते थे तब भी हम पढ़ लिया करते थे, क्योंकि ये बड़ा यूजफुल टूल था ना, ठीक है। और अब उन्होंने इसको सिलेबस में भी डाल दिया है। अलग से कोई चैप्टर नहीं बना, बस ये एक चैप्टर के अंदर जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस टॉपिक के अंदर चेंजेस की, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो पैटर्न ऑफ पेपर की बात कर लेते हैं। क्या पैटर्न होता है जी इस पेपर का? आपने कैफ के पेपर्स, कोई ऐसा बच्चा जिसने कैफ का कोई पेपर अभी ना दिया हो और ये पहला पेपर पढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है? होने को तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, नहीं हो सकता, ठीक है। कोई ऐसे ना करे, जानबूझ के ऐसे करते हैं, कोई ऐसे कर लेता है। मैं जी क्यों तंग करते हैं आप लोग? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा जी, तो पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 सेक्शंस हैं इस पेपर के अंदर। एक को कहते हैं सेक्शन ए, दूसरे को क्या कहेंगे? वाह, आप लोगों को तो मतलब माशाल्लाह सब कुछ ही आता है, देख लो। कल मैच किसने देखा? मैंने हार जीत की बात नहीं की, देखा किसने? हाथ खड़ा करें। टाइम जाया किया हमने मेरे समेत। को फायदा हुआ? अच्छा जी, हाँ, 2 सेक्शंस हैं इस पेपर के अंदर। 100 नंबर का ये पर्चा, सबसे पहली बात तो ये आपको बताता चलूं, 100 नंबर का पर्चा है, ठीक है। उसके बाद 6 अदद शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10 नंबर होगा। मार्क्स 10, M10, ठीक है जी। M10 बन गई है, M10 मोटरवे 10 है ना? कहां से कहां पर मोटरवे 10 नहीं है? नहीं है, अच्छा जी। और जैसे आपने R1 के अंदर या लॉ के अंदर भी MCQs होते हैं ना? अच्छा, टैक्स के अंदर भी होते हैं ना? टैक्स के अंदर नहीं होते? चलो वो भी इसका भाई है फिर, ठीक है। तो बहरहाल जैसे आपने R1 में लॉ के अंदर देखा, एक सवाल लाजमी जो है वो सेक्शन ए के अंदर आता है। 10 नंबर के MCQs होते हैं, ठीक है। 8-9 MCQs, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर MCQs नहीं है। ये बड़ी सहूलत है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन आप लोग कहोगे नहीं सर, अच्छा भला अकड़ बकड़ वाला एक सवाल होता है, कुछ ना आ रहा हो तो बंदा कहता है चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद, चलो ये टिक कर देते हैं, ऐसे करके हैं। कुछ करने का तो होता है, आप वो भी निकाल लिए इसमें। बहरहाल 6 छोटे सवाल होंगे, द मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। उसके बाद 3 अदद लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम, मैंने कहा है। इसमें कोई 6 नंबर का, कोई 4 नंबर का तो नहीं, खैर 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर के इस तरह के सवाल आ जाते हैं। और 20 नंबर का भी सवाल नॉर्मली इसमें से नहीं आता। मैक्सिमम ये है, ये नॉर्मली 15 से लेकर 18 तक के 3 सवाल इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी जनाब पैटर्न की। अब कुछ चैलेंजेस हैं, चलो यहीं से ही देख लेते हैं, सिलेबस को बाद में देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर ये पेपर क्यों चैलेंजिंग लगता है बच्चों को? इस दफ़ा भी हालांकि सारे पर्चे बच्चों को आसान लग रहे थे, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये मॉडरेट था। मैं इसको आसान नहीं कहूँगा, इस दफ़ा जो पर्चा है मॉडरेट था, मुश्किल नहीं था। लेकिन इस पर्चे के अंदर एक खास बात है जो किसी और में कहा कि वो बच्चे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ पर्चे के अंदर। लेकिन अमेजिंगली इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं उन पेपर से जिनको आप लग रहा होता है करने के बाद कि आपने सही किया उनसे, इसके क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मैथमेटिक्स से परेशान नहीं हो जाना। मैथमेटिक्स वो जो आपने 6ठी 7वीं के अंदर की होगी, 8वीं में की होगी, बस उस लेवल की मैथमेटिक्स, यानी कि कोई बच्चा लगा रहे अगर तो इसमें मार्जिन इतना है कि मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। एनीवेज
जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लेंथ ऑफ सिलेबस है, जो कि हमारे लिए इंशाल्लाह कोई चैलेंज नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो टाइम से करेंगे काम इसको ख़त्म पूरा, ठीक है जी। मैंने, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने जब 5 डेज़ अ वीक क्लास रखी है, लेकिन मैंने साथ ही ये बता दिया था कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सहूलत ज़रूर दी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हफ्ते वाले दिन हम जो है वो एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, लेकिन उसको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया करेंगे। टेस्ट डिस्कशन होती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है, तो उसके अंदर कभी एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है। नॉर्मली रिज़ल्ट के बाद फिर जब मामलात शुरू होते हैं तो उन दिनों में ऐसा करना पड़ता है। वैसे मैंने अपनी क्लास को 1 घंटा 45 मिनट कर लिया था। नॉर्मली इतनी लंबी क्लास सीएमए की मतलब नहीं होती, इसलिए घंटा सवा घंटा क्लास, तो वो अगर पौने 2 घंटे पे आ जाए तो इफेक्टिवली बंदा आराम से सुकून से इसको कर सकता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिलेबस को हम कैसे टैकल करते होते हैं जी, हम ज़्यादा फोकस कर लेते होते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, मोर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी करना का तो मैं एक बात बच्चों को अक्सर कहता होता हूँ, मेरा बड़ा मशहूर मकौला बन गया अब तो ये कि जो चीज़ आप छोड़ोगे वो तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह भी साथ कहता हूँ, ज़ाहिर अल्लाह ने चाहा तो आएगी, ठीक है। तो कुछ हमने छोड़ के नहीं जाना। प्रोफेशनल स्टडीज़ है, कोशिश इसकी यही होती है, बस थोड़ा सा ये एज इसमें ये मिल जाता है कि क्योंकि एमसीक्यूज़ नहीं है तो 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो ऑल टुगेदर मिस हो भी जाते हैं। एमसीक्यूज़ वाले पेपर के अंदर तो कुछ भी मिस नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल इसके अंदर ये एरिया ये मेरे ज़िम्मे है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर के अंदर आएगा, पैटर्न देखते हुए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये उस्ताद का काम होता है कि कहीं पे 4 सवाल ज़्यादा करा दिए तो कहीं पे 4 सवाल नहीं, 2 सवाल कम करा दिए, बस ये ही इसके अंदर हमने देखना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो दूसरा चैलेंज है वो पर्चे के अंदर आपको फेस करना पड़ता है, वो है लेंथ ऑफ पेपर। पेपर बहुत लेंथी लगता है बच्चों को। अच्छा, इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो निस्बतन ईजी थे, शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल थे। खैर एनीवेज, हम इसको कैसे टैकल करेंगे, जो पेपर की लेंथ होती है, पेपर के अंदर पेपर जो लेंथी आता है उस पेपर का हमने क्या करना है, कैसे करना है उसको हमने टैकल, तो उसके लिए हमारी है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। देखें बच्चों, मैं थोड़ा सा चेंज भी ये करूंगा इस दफ़ा, बच्चों के ऊपर थोड़ी सी चीज़ इस तरह से ज़्यादा डालूंगा कि सवाल आपके सामने होगा, पर्चे क्लास में मैंने करवाना है जो सवाल, उसमें भी आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा। एक रूटीन है ना कि मैं सिर्फ करा दिया कर, लास्ट टाइम तक हर दफ़ा इंसान कुछ ना कुछ शरारत तो छेड़ता रहता है ना, उस्ताद शरारतें तो करते रहते हैं ना, ठीक है। तो जो सवाल स्टार्ट ही मैंने खुद कर दिया, उससे बेहतर मुझे ये लगा कि 2-4-5 मिनट टाइम भी इसीलिए बढ़ाया, आपको दूंगा टाइम, आपके दिमाग में आपसे सवाल करवाऊंगा, फिर जाहिर है वो सॉल्व भी करेंगे। लेकिन डे 1 से कभी भी आपने सीएमए का क्या, हर पेपर ही ऐसा है, लेकिन फिलहाल चूंकि मैं बात इसकी सीएमए, अभी मुंह में सीएमए रहेगा जरा माजरत के साथ, क्योंकि उन्होंने नाम बदल दिया है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्चा है, इसके अंदर कोई भी सवाल आपने करना है, हर सवाल हर पर्चे में ऐसे ही करना है, लेकिन चूंकि मेरे सब्जेक्ट इस वक्त ये है, इसमें कोई भी सवाल आपने करना है, चाहे वो क्लास में तो खैर मतलब आधे घंटे में होने वाला सवाल भी अक्सर सवा घंटे में हो रहा था, 1.5 घंटे में हो रहा होता है, तो एक एक चीज़ बंदा समझा रहा होता है, चीज़ें बातें कर रहा होता है, लेकिन आपने कोई भी सवाल ज़िंदगी में अगर इसका करना है तो मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, इसके अलावा नहीं। ये नहीं कि आज चलो होमवर्क मिला है, चलो अभी तो स्टार्ट है टॉपिक का, चलो अभी खैर है कोई बात नहीं, 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट बनते हैं, कोई नहीं 1 घंटे में कर लिया तो क्या हुआ, वहीं से आदतें खराब होती हैं। तो एक बात, क्लास में सवाल कराऊंगा, होमवर्क में सवाल दूंगा, ठीक है। क्लास वाला सवाल रीडू करना है, कोशिश करनी है बगैर सोल्यूशन देखे गिवन टाइम में, और फिर होमवर्क वाला सवाल करना है, उसको भी मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, लाजमी, ये लाजमी है, ठीक है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, आज से ही करेंगे, तो फिर पेपर के अंदर ये कर पाएंगे। पेपर फिर भी पूरा नहीं हो रहा होता बच्चों से, तो मार्क्स इंटू 1.8 करेंगे, क्योंकि आपको 180 मिनट्स अवेलेबल होते हैं 100 नंबर का पर्चा करने के लिए, मतलब 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट्स, ठीक है। तो आपने इसको आज से ही पल्लू से बांध लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करना है आपने, ठीक है जी। क्योंकि देखें, बच्चे अक्सर कहते हैं सर आप क्लास में सवाल कराते हैं, हो जाता है, समझ भी आ रहा होता है, जब टेस्ट में सवाल आता है तो हमसे नहीं हो रहा होता, होमवर्क में हम अनसीन सवाल करते हैं हमसे हो नहीं रहा होता, और यही तो प्रैक्टिस करनी है। वो पेपर कब है, वो अच्छा कितने दिन रह गए हैं पेपर्स में, किसी ने कैलकुलेट किया हो, आज आते हुए किसी ने कैलकुलेट किया हो कितने दिन रह गए हैं?
हैं? नहीं नहीं नहीं, दिन गिन के आने, कल मैं पूछूंगा, रोज पूछा करूंगा, हाँ भी अब कितने दिन रह गए पेपर्स में, ठीक है ना, ये तो हमने देख कर ही चलना है ना। तो वो ये मार्च में पेपर आ जाने हैं, ठीक है, और जब मार्च में पेपर आने हैं तो उस वक्त फिर आप पेपर में पहली बार ये काम कर रहे हो या मॉक में पहली बार इस तजर्बे से गुजर रहे हो, मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो आप वीकली टेस्ट के अंदर खुद को जो है वो इससे गुजारते रहे, ये अनसीन एलिमेंट आता रहे, ये बार बार आपके साथ होता रहे, यहाँ तक कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मुश्किल सवाल में भी आप पासिंग मार्क्स लेने वाले बन जाएं, ठीक है। कुछ बात समझ आई? अच्छा जी, अगली चीज़ है जी कि हम स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। देखें जी, मैंने लास्ट टाइम नोट्स बच्चों के लिए ऐसे ही वो कॉपी से करवा लिए थे, नोट्स ही थे जो अलग अलग दिया करता था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि आई के अपने बहरहाल किताब को बेहतर तो किया है, तो उसको बहरहाल एक एक करके देखना, उसमें कोई चीज़ एडिशनल डालना, कुछ निकालना, ये साथ साथ चलता रहेगा, और साथ साथ आपको फिर मैं चैप्टर वाइज ही नोट्स दूंगा, ठीक है। एंड में फिर उसको एक इकट्ठा कर दूंगा ताकि आप लोग जाते हुए फ्रेश कॉपी भी एक लेकर जाएं, क्योंकि जो नोट्स आप क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर तो खैर से बहुत कुछ लिखा जाता है, गंद पड़ जाता है, फिर वो सवाल दोबारा जब आप करने बैठते हैं तो वो सवाल तो ऐसे बिल्कुल आपके सामने होता है, हाँ ये निशानी सर ने बताई थी, ये देखो ये कैलकुलेशन, वो तो उससे बेहतर है क्लास के अंदर ये नोट्स यूज़ होते जाएंगे और एंड पे आप फिर एक बुकलेट लेकर जाएं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें या वीकेंड के ऊपर भी कोई पुराना टॉपिक, जैसे हम मिसाल के तौर पे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एफओएच का चैप्टर मैं नॉर्मली सबसे पहले करवाता हूँ, तो एफओएच का चैप्टर जो है वो 7-8-10 दिन में, जब जितने दिन में 7-8 दिन में हो जाता है, उसके बाद फिर कोई वीकेंड आगे आता है, मैं तरतीब बताऊंगा आपको कि कैसे सीएमए को आपने काबू करना है, वरना ये जिन है, और अगर काबू कर लेंगे 2-3 तरीके हैं उसके साथ तो फिर ये भूत है, अरे नहीं फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज बात क्या करता, हाँ आप एक फ्रेश कॉपी लेकर रखें और प्रैक्टिस उससे करें ताकि अनसीन वाला एलिमेंट रहे, सवाल नया नकोर साफ सुथरे सफ़े के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई ना हो, ठीक है ना। बहरहाल स्टडी मटेरियल में हमने लेक्चर नोट्स यूज़ करने हैं, ठीक है जी, जो कि टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा। हाँ एक और बड़ा चेंज भी आया है, वो बड़ा चेंज ये है कि चैप्टर नंबर्स थोड़े से चेंज हुए हैं, ठीक है। पहले चैप्टर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है, वो चैप्टर 2 होता था, अब उसको उठा के एंड में ले आया है, अब एफएच का चैप्टर 2 होगा, तो इसलिए भी नोट्स फिर मैं नोट्स में एक चेंज तो ये भी आएगा ना, हाँ जी चैप्टर नंबर। अच्छा जी, तो लेक्चर नोट्स टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें आपने परेशान ये नहीं होना, क्योंकि ये सारा काम मैं आपके लिए करूँगा, आईकेपी किताब से देखना चीज़ों को, और कोई चीज़ एडिशनल है तो वो उसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा। सेलेक्टेड थ्योरी मैंने इन नोट्स के अंदर डाली होती है, ठीक है जी। तो सिलेक्टेड थ्योरी आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएगी, क्योंकि ये एमसीक्यू इसमें नहीं है, इसलिए बहुत तफसीली थ्योरी इसके अंदर नॉर्मली इसमें मसला होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी थ्योरी होती है। थियोरेटिकल सवाल इसमें बहुत कम चांसेस हैं, सवाल थ्योरी आती है, अगर आती भी है तो 6-8 नंबर की कभी आ भी जाए, 5-7 नंबर की कभी आ भी जाए, तो वो इस तरह की थ्योरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, एक एरिया है पूरा, ठीक है, बड़ा मशहूर, आपने भी सुना होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए पहले सुनते थे, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है, बड़े मजे का टॉपिक है, ठीक है ना। उसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, सीवीपी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये इस एरिया के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक डिसीजन है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन या आउटसोर्सिंग। मिसाल के तौर, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ खुद बना रहे हैं, ठीक है, डिसीजन ये लेना पड़ जाता है कि हमें बाहर से बनी बनाई भी मिल रही है, तो क्यों ना हम बाहर से बनी बनाई ले लें खुद बनाने की बजाय। अब ये एक डिसीजन आपने लेना होता है, कुछ रेलेवेंट फैक्टर्स को लेकर, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, ये देखेंगे सीखेंगे हम। मैं तो बता रहा हूँ थ्योरी किस तरह से आती है। तो एक सवाल उसने दे दिया कि जी बताएं आउटसोर्सिंग करनी चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ये पेन अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूँ, ये भाई साहब ने भी एक फैक्ट्री लगाई हुई है, अच्छा मैं पेन के साथ लैपटॉप भी बनाता हूँ, कीबोर्ड भी बनाता हूँ, नहीं ज्यादा हो जाएंगे, इस पेन के साथ मैं लैपटॉप भी बनाता हूँ, ठीक है। अब लैपटॉप बनाना मेरी कोर कंपिटेंस है, पेन भी मुझे साथ बनाना पड़ता है। इस भाई ने सिर्फ पेन बनाने की फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, इसने कहा भाई पेन मुझसे बनवा लें। अब हम सोचेंगे कि यार अच्छा है ना, ये वाला टाइम जो इस पे लग रहा है, कॉस्ट जो लग रही है, इसको भी छोड़ें और अपने कोर पे फोकस करें, तो ये क्यों ना हम इधर से बनवा लें। अब ये डिसीजन लेना होगा कि ये पेन हम आउटसोर्स करें या ना करें।
तो एक तो प्योर फाइनेंशियल डिसीजन है जो हमने यहाँ पे सीख लेना है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, लेकिन साथ ही पार्ट बी में वो मिसाल के तौर पे डाल देगा कोई नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बता दो, डिस्कस सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। मसलन मैं भाई ये पेन इसको आउटसोर्स कर दूं तो जो क्वालिटी मैं बना रहा हूं क्या वो ये बनाएगा, नहीं बनाएगा। मुझे मिसाल के तौर पर बड़ा ऑर्डर रिसीव हो गया, मैंने 10,000 लैपटॉप जो डिलीवर कर रहे हैं, तो 10,000 पेन भी मुझे चाहिए, क्या मुझे ये टाइमली डिलीवरी कर देगा या नहीं कर देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे अदर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब ये थ्योरी है, तो इस टॉपिक इस पेपर के अंदर थ्योरी इसी तरह की आती है, तो उस से रेलेवेंट जो थ्योरी होगी, सिलेक्टेड थ्योरी, वो नोट्स के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद इन नोट्स के अंदर आपको आई कैप के पास पेपर्स मिलेंगे और बहुत उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आई कैप की किताब से ज़्यादा ही पास पेपर्स हम करें। हम पुराने पास पेपर्स भी करते हैं, नए नए भी करते हैं, यानी पास पेपर्स का काफ़ी ज़्यादा बैंक हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ ज़्यादा काम ही हम करते होते हैं पास पेपर्स को लेकर, और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी आपको इनमें मिल जाएगी, कुछ इलस्ट्रेशंस, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है, कभी कभी उसके लिए बेसिक सा कोई पास पेपर नहीं मिलता, तो उसकी फिर मैं उस टॉपिक के अंदर इलस्ट्रेशंस बना देता हूँ, ताकि ऐसे बुनियाद से उठना होता है ना जी, फिर चलते चलते बड़े सवालों की तरफ बना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई जी। हाँ, आपके लिए क्या है, आप हैं ऑडिटर, आप हैं मेरे ऑडिटर। किसके ऑडिटर हैं? मेरे ऑडिटर हैं, ठीक है ना। मतलब आपने जब भी कोई टॉपिक मैंने कहना ना लो जी हो गया खत्म, तो आपने आई कैप स्टडी टेक्स्ट ऑफ कैफ, पहले क्या होता था 3, अब क्या हो गया 5, इसका वो चैप्टर ओपन करना है और ओपन करके उसको तसल्ली से देख लेना है। और कोई चीज़ मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कोई चीज़ ऐसी जो आपको नजर आए कि जी ये तो हमने नहीं पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। उम्मीद बड़ी है कि नहीं बचेगा, जाहिर है चैप्टर्स को देखकर ही नोट्स को भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, स्टिल रह जाती हैं चीज़ें। तो आप हैं मेरे ऑडिटर, तो ये हमारे स्टडी मटीरियल्स हैं। क्योंकि आई कैप एक दावा करता है कि मैं अपनी स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं जाता था, ठीक है। तो कम से कम ये तसल्ली तो हो स्टडी टेक्स्ट को एक दफ़ा देखने के बाद कि हाँ यार हमने इस टॉपिक के रिलेटेड सारी चीज़ों को देखा है, क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, कहीं ना कहीं एक बार तसल्ली। साथ साथ ये काम आसान होता है। मैंने 7-8 दिन में एफओएच का चैप्टर खत्म हुआ मिसाल के तौर पे, तो मैंने कहा भी आप खत्म हो गया पढ़ लेना, आपने जो कमिंग वीकेंड था या उसी दिन जाके आपने तसल्ली से एक बार इसको रीड किया, 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 लग जाएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। आई कैप की किताब के अंदर जितना एफओएच है वो सारा हमने पढ़ लिया। अब एफओएच पर्चे में आए तो हमारी कमजोरी, कमी, कोताही तो हो सकती है कि हमें समझ नहीं आ रहा, सिलेबस से बाहर बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऑडिट आपने क्या करना है, ओके। अच्छा जी, अब अगली बात, 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है। मेरा तो ये दिल है कि हम इसको एक पार्ट में ही रखा करें, क्या ख्याल है? ये सही हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा? 2 पार्ट्स की बजाय एक पार्ट ही कर लिया करें, फिर कभी कभी पार्ट भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज ये सब डिसाइड कर लेते हैं। क्लास का टाइम क्या है वैसे, बाय द वे क्लास का टाइम क्या है, क्या टाइम था? 7:25 से 9:10 तक, ठीक है जी। ये भी याद होते, थोड़ा टाइम लगना है, ठीक है। अच्छा चलें जी। अच्छा जी, अब लेंथ ऑफ सिलेबस, लेंथी पेपर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ग्रिप ऑन बेसिक्स, ग्रिप हो सर्विस जैसी तो फिक्र कैसे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। बेसिक्स का कोई चैप्टर किताब में नहीं है, लेकिन हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 1 वीक हमारा बेसिक्स पे लगता है, लेकिन आखिरी लेक्चर में भी बेसिक्स चल रही होती है, बीच में भी चलती रहती है, मतलब आखिरी लेक्चर में भी बेसिक्स ही चल रही होती हैं। तो बेसिक्स को ईजी नहीं लेना, बेसिक्स को बड़े दिल लगाकर सीखना है, और इस 1 हफ्ते की मेहनत का समर फल आपको पूरे सिलेबस में, पूरे सेशन के अंदर मिलता रहेगा। तो खूब मेहनत से बेसिक्स को आपने ग्रिप में लेना है, ठीक है। हाँ, एक बहुत बड़ा मसला जो कॉस्ट के पेपर के अंदर बच्चों को आया करता है कि जी हमें पता नहीं चलता कि सवाल कहाँ से शुरू करें। असल में ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो यहाँ पर अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो हर बच्चा अपने तरीके से कर ले सवाल, जवाब तक पहुँच जाएगा, डिफरेंट तरीक़ों से पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब ये उस्ताद के लिए सहूलत है,
ये उस्ताद के लिए सहूलत है कि एक सवाल कई तरीकों से हो सकता है, बस शुरू कर दो, कहीं ना कहीं से बंदा निकल ही जाता है तो नतीजे पहुंच जाता है, लेकिन बच्चे के लिए ये मसला है। तो इसलिए इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं नहीं, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं अप्लाई होते इस पर। ये तो बस जो है वो बुज़ुर्गों की प्रैक्टिसेस हैं, पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें कोई स्टैंडर्ड, कोई IAS नहीं लगता। आप FAR 1 पढ़ के आए हैं तो कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता इसमें। तो इसलिए ये मसला है। तो इस मसले को टैकल करने के लिए हम कोशिश ये करेंगे, और 99% इंशाल्लाह इस कोशिश में कामयाब भी रहेंगे, कि कोई भी टॉपिक जो होगा उसका कुछ एक सवाल जैसे करेंगे बाकी भी वैसे ही करेंगे, यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बहुत बड़ा मसला इस पेपर के अंदर। आपको कहीं पे भी आप दाएं बाएं से जब भी सुनोगे इस पेपर के बारे में तो आपको सबसे पहली चीज़ ये सुनने को मिलेगी, ओ यार पता ही नहीं चलता उसका सवाल शुरू कहाँ से करें, जवाब पता ही नहीं चलता, हर सवाल मुख्तलिफ लगता है। तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पेपर के अंदर सवाल पूरा नहीं भी आता होगा, जज हो रहा है ना, प्लान टॉपिक है तो पता है आपको कि इस टॉपिक का सवाल हमने इस तरीके से करना है, तो बस वो फॉर्मेट डालेंगे, पासिंग मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे मुश्किल सवालों में। बाकी आसान सवालों में तो ज़्यादा मार्क्स भी आ जाया करते हैं, ठीक है। सही है, परेशान लग रहे हो? अच्छा, कितने पेपर दिए थे तुमने इस दफ़ा? सॉरी आपने 3, कौन कौन से? अभी पहले दिन ना तुम करूं जी, कैसे हुए? तो CMA की क्लास में क्यों बैठे हो? पेपर तुम्हारा कितने नंबर का अटेम्प्ट हुआ था? अब पास हो जाओगे फिर, अब देख लो, फिर ऐसे ही टाइम ज़ाया करने आ गए। चलो खैर, मिठाई का बड़ा डब्बा लूंगा फिर, शुगर फ्री। ठीक, अच्छा जी, बात करते हैं 2 ले लूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी सिलेबस की बात करने से भी पहले थोड़ी बात हो जाए कि आपको प्रीवियस कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड है। इसकी बत्ती जल गई है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज का नॉलेज, लेज। अच्छा जी, आपने QM पढ़ी हुई है? QM, चलो शुक्र है। अच्छा, और जिनको एग्जाम्पशन मिली होगी किसी वजह से मिली होगी ना, मैथ तो पढ़ी होगी उन्होंने। और दूसरा, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई होगी कि नहीं पढ़ी हुई? अच्छा, जिनको एग्जाम्पशन मिली होगी किसी वजह से ही मिली होगी ना। बहरहाल ज़्यादा परेशान नहीं होना। उधर से मुझे कितना नॉलेज चाहिए भाई? QM से तो हमें बस प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप, सुना हुआ है मार्कअप मार्जिन? ये आपने QM में किया, QM में करना सीखा। प्रॉफिट मार्कअप, मार्जिन, परसेंटेजेस गिवन होती हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट दे दे, हम कॉस्ट निकालना चाहें, प्रॉफिट दे दे, हम सेल निकालना चाहें, कॉस्ट दे दे, सेल निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, तो मार्कअप मार्जिन हमारी बेसिक्स के अंदर ही हम ये सीख लेंगे इस पहले हफ्ते के अंदर ही। मतलब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। बता ये रहा हूँ कि आपको QM से, ये मतलब नहीं है कि QM से और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है यहाँ पे, वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएंगी, बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी। बस आपको थोड़ा, आपके लिए और मेरे लिए ईजी है। मार्कअप मार्जिन जिंदगी में पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा दोबारा, ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चे पढ़ के आते हैं, तो हम एक फॉर्मेट के ऊपर ही चीज़ों को रखेंगे ना, तो कैलकुलेशन एक तरह से हमारी होने लग जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी वो है रेशोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, और सिंपल जो इक्वेशंस होती हैं, सिंपल इक्वेशंस थोड़ी बहुत वो यूज़ करते हैं आप। सिंपल लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, x + y = इतना, फिर दूसरी तरफ x + y = 2 को कंबाइन कर रहे हैं, वो अलजबरा थोड़ा सा बेसिक सा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ज़ाहिर है खुद करवाऊंगा, उसको करेंगे ही हम इंशाल्लाह। तो सिंपल लीनियर इक्वेशंस हम करते हैं यूज़ यहाँ पर, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी यूज़ होती हैं। ये जो मैं आपको कह रहा था कि 2 लेंगे इक्वेशंस और उनको फिर सॉल्व किया करते हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, तो ये हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है क्यूएम से। मुश्किल चीज़ें हैं या आसान है? अच्छा, जो रिक्वायर्ड भी है पर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसका नाम बदल के पता नहीं क्या किया, यही नाम है इसका, क्या अजीब सा किया अभी, हमें क्या है जी, हमें क्या है ना। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपको इतना तो पता होना चाहिए एसिड किसे कहते हैं, पता है? इतनी अकाउंटिंग आती है कि एसिड किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं और एक्सपेंस किसे कहते हैं, बोलें? चलो, तो एक तो हमें ये रिक्वायर्ड है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से नॉलेज, एसिड, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इसका हमें पता होना चाहिए। फिर डेबिट क्रेडिट बेसिक सा पता होना चाहिए। एसिड अगर बढ़े तो क्रेडिट होता है, और बोलो फूटो, सो रहे हो, ऐसे तो ना करो, एसिड को मैंने क्रेडिट कर दिया, आप लोग चुप चंगे। तो अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, इंट्रो और R1 भी पढ़ लिया था। कितने बच्चों ने R1 दिया इस दफा, हाथ खड़ा करें। तो शर्म नहीं आई, मैंने एसिड को क्रेडिट बोला है तो आप लोगों ने आगे से बात ही कोई नहीं की। तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं जी, जैसे इनकम बढ़े तो डेबिट होती है और एक्सपेंस, अच्छा चलो जाग रहे हैं ना। तो लायबिलिटी बढ़े तो क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सपेंस कम हो जाए तो, अच्छा लायबिलिटी कम हो जाए तो, चलो कुछ कुछ याद है आपको, हैं। तो बस रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी हमें पता होने चाहिए, बस इतने के। असल में कुछ जर्नल एंट्रीज भी हैं इस टॉपिक के अंदर, इस पेपर के अंदर कुछ टॉपिक्स में जर्नल एंट्रीज भी आती हैं तकरीबन। वैसे मतलब एफओएच का चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज हमारे सिलेबस के अंदर हैं। फिर कॉस्ट वन प्रोडक्शन एक टॉपिक है, उसकी जर्नल एंट्रीज हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जर्नल एंट्रीज हैं। तो जर्नल एंट्रीज बहरहाल हैं। तो डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पता होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता ही होंगे, इतनी तो एग्जामिशन वालों को भी पता होता है इतना तो। बस जितना को एसिड बढ़े, एसिड कम हो, लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी कम हो, इनकम बढ़े, इनकम कम हो, एक्सपेंस बढ़े, एक्सपेंस कम हो, डेबिट होना है क्रेडिट, बस इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। इससे आगे कोई जरूरत नहीं है आपको पता होने की। बाकी जो होगा वो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा उस टॉपिक को, तो ठीक है। उसके बाद यही जैसे मैंने आपको अर्ज किया, आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना जी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर्स भी बनाते हैं। लेजर्स प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोसेस अकाउंट बनता है, उसी से सिखाया करता हूँ मैं। फिर कुछ जैसे एफओएच के चैप्टर के अंदर हमने एफओएच की एंट्रीज करनी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने के लिए भी लेजर बनाया करते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक हमारा टॉपिक है, उसमें लेजर्स। तो लेजर्स जर्नल एंट्री मतलब करना आती हो और लेजर बनाना आता हो, तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग इनटू लेजर, ये काम आपको आना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है। मैं असल में कुछ मिसकंसेप्शंस बच्चों के जो होते हैं ना, वो दूर कर रहा हूँ। हो नहीं अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, कॉस्ट नहीं आपसे होगी, किसने इतनी को अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो कॉस्ट होगी, क्यों नहीं होगी? बात समझ आ रही है? सिर्फ आपको बता रहा हूँ। क्यूएम भी नहीं पढ़ा हुआ ना, तो ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तो पढ़ के ही आए हो ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो जितना कुछ जरूरत है मैंने खुद पढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए इससे परेशान नहीं होना। बस जैसे आपको कहा ना, डे 1 से आपने एक काम करना है, आपने मार्क्स इंटू 1.8 प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, वरना मारे जाएंगे। आगे जाते जाते चीज़ें बढ़ती जाती हैं, पुरानी चीज़ें भूलती जाती हैं, उनको रिवाइज करने का भी तरीका होगा, ठीक है। तो फिर आप ये तरतीब डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो पर्चे में जाके फिर आपसे ये काम हो पाएगा। अनसीन के एलिमेंट अपने लिए जिंदा रखना है। मैं अब क्लास के अंदर भी अनसीन के एलिमेंट को जिंदा करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। इस दफ़ा से आते साथ सवाल आपको नहीं कराया करूँगा, बल्कि आते साथ आपको सवाल पढ़ाया करूँगा और दिमाग में कम से कम करवाया करूँगा, फिर सॉल्व करेंगे। 15 मिनट बढ़ाने का टाइम सिर्फ मकसद सिर्फ इतना सही है, ठीक है। थोड़ी सी हम इफेक्टिवनेस ले आएंगे चीज़ों के अंदर। थोड़ा आप लोगों का रोज़ ही एक तरह से रोज़ ही टेस्ट चल रहा हो। चलो कोई नहीं, पहला टॉपिक, उस टॉपिक का पहला सवाल या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी एक बार, उसके बाद फिर आगे आप लोगों के दिमाग को सोचने का मौका मिले। हर वक्त आपका दिमाग बस इसी चीज़ को सोच रहा हो, ये सवाल आ गया ना, मैं इसको कैसे करना है, सोचूं मैं, पढ़ के मैं सोचूं, दिमाग के अंदर सोचें। ये प्रैक्टिस हम हर रोज़ ही किया करेंगे, कोशिश मेरी ये होगी, ठीक है ना। तो एनीवेज, इस पेपर का पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट का पर्पस भी तो कोई होगा।
5वीं बात भी कर लें, फिर सिलेबस की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या कम इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई पर्पस तो सादा सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने असल में ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पहले इसका नाम था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो बेसिक मकसद होता है, जो पर्पस होता है, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखें, आप लोगों को पता तो होना चाहिए जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपको कितनी कॉस्ट कर रही है, फिर आप मुनासिब प्रॉफिट उस पर ऐड करते हैं और आप फिर उसकी सेल प्राइस डिटरमिन करते हैं। सेल प्राइस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इकोनॉमिक्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, ठीक है। नहीं भी पढ़ी हो तो इतनी इकोनॉमिक्स आपको हर वक्त नज़र आती है ज़िंदगी के अंदर कि कोई भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं ना इसको, ठीक है। तो प्राइस बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, इसको छेड़ने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब प्राइस आप छेड़ेंगे तो एक तो डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा, दूसरा आप मार्केट के अंदर चल रहे हैं तो कंपटीशन भी है, आपका कंपेटिटर भी बैठा हुआ है, उससे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं चीज़ों के, तो उसी प्राइस अगर नहीं मिलती आप छेड़ देते हैं तब भी आपके ऊपर मसले मसाइल इस तरह से कंपटीशन में डिमांड बहरहाल आपकी कम हो रही होती है। तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ही बेसिकली निकालना हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर जो मकसद है बेसिक। सारा काम अल्टीमेटली जाकर कहाँ पर रुक रहा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकलेगी तो उससे हम सेल प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं और फिर इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर हम मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ये चीज़ कम बना लें, ये चीज़ ज़्यादा बना लें, ये चीज़ बनाएं ना बनाएं, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आउटसोर्स कर दें, सारी चीज़ें इसी बेस के ऊपर चल रही होती हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पस, मेन पर्पस क्या है जी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर 1 प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। टोटल निकालो, पर यूनिट निकालो, मैं पर यूनिट ही कह रहा हूँ। एक यूनिट हमारा कितने का बनता है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम निकालेंगे सबसे पहले कि एक यूनिट हम बनाते कितने का है और फिर उसकी सेल प्राइस, ठीक है। तो दूसरी चीज हम फिर क्या निकालेंगे जी, इसी को यूज करते हुए कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल प्राइस पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है जी। और फिर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन वही है IS2 जो आप इंट्रो में और R1 में तो खैर नहीं पढ़ा, इंट्रो में पढ़ा होता है आपने, IS2 इंट्रो में पढ़ के आए हैं ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन यहाँ पर भी हमारा चैप्टर है, ठीक है। बस इसके अंदर ये है कि हमारा ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से पाला पड़ेगा, ठीक है। बाकी IS2 ही है इंशाल्लाह, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक में। आपको सवाल भी बड़ा रेगुलरली आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हैं इन्वेंट्री वैल्यू करने का, FIFO है, EFCO है, ठीक है जी। हाँ, आपने सुना होगा पीरियोडिक परपेचुअल भी सुना होगा शायद इंट्रो में, किस किसने सुना होगा ये नाम पीरियोडिक परपेचुअल। हाँ, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो परपेचुअली यूज़ होता है, पीरियोडिक यूज़ नहीं होता। तो ये तो अच्छा हो गया कि सिस्टम चलो एक ही है। तो ये इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हम सीखेंगे, चैप्टर भी है हमारा, ठीक है। और अल्टीमेटली देखें, मैंने इसको पर्पस के अंदर क्यों लिखा है, भाई इन्वेंट्री है ना मेरे पास, मैंने खरीदी होगी या बनाई होगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री IS2 ने कहा हुआ है कि हमने रखनी है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, सुना हुआ है ना। तो वही कॉस्ट निकलेगी। तो अल्टीमेटली मकसद क्या है इस सब्जेक्ट का, कॉस्ट निकला है। कॉस्ट निकलेगी तो उससे प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट निकलेगी तो उसको चेक करेंगे कि उसमें NRV या कॉस्ट में क्या लोअर है जिसके ऊपर इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। तो कॉस्ट ही है, कॉस्ट है जी। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इसका पर्पस है। और ये सारी चीज़ों के अंदर अल्टीमेटली वो पहली बात ही आ रही है, ठीक है, प्रॉफिट। बल्कि मैं यूं कर लूँ, चलो ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ये हम करते हैं। अब ये प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ना, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी, FAR1 पढ़ी, अब ज़्यादा अच्छा हो गया FAR1, वैसे तो फाइनल अकाउंट्स भी इसमें दोबारा आ गए हैं। खैर एनीवेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बिजनेस का पूरे एक पीरियड का होता है, महीने का हो, क्वार्टर का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, लेकिन पूरे बिजनेस का होता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन पूरे बिजनेस की होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है, इसके अंदर हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे बिजनेस की हो, वो हम बिजनेस पूरे की भी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम
किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की भी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर की भी कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट चाहे। असल में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट सेठ साहब की मर्जी के मुताबिक हमने काम करना होता है। यानी सेठ साहब कहें जी ये वर्किंग ऐसे कर दो, ये कैलकुलेशन ऐसे कर दो, ये डिसीजन मुझे ऐसे ले दो, तो हम उस हिसाब से वर्किंग कर देते होते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो हमारी प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारी जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो सकती है। उसके बाद रीजन वाइज भी हो सकती है। रीजन वाइज जी लाहौर की सेल इतनी आई और लाहौर वालों ने कॉस्ट इस तरह से जो है वो मैनेज की है, जबकि कराची वालों की कॉस्ट ज़्यादा आई है, तो इस वजह से हालांकि कॉस्ट तो सेम थी लेकिन दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा लग गए मसलन। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन रीजन वाइज भी प्रॉफिट कैलकुलेशन करवा सकता है आपसे, ऑर्गेनाइजेशन का पूरे का प्रॉफिट ना निकलवाए, या फिर आपको मसलन कस्टमर वाइज, मैंने बोला था कस्टमर वाइज भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है जी, ठीक है। किसी भी तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशन करवा ले, और फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं कैलकुलेशन, कॉस्ट निकाली, कॉस्ट निकाल के अब क्या हो गया यार, आगा ऑन फखर डिसमिसल, अच्छा फखर आउट था, अच्छा जी चलो छोड़ो 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 छोड़ो, कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की, उससे निकालेंगे सेल प्राइस, उसी से इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो रही है, उसी से प्रॉफिट कैलकुलेशन हो रही है। उन सारी चीज़ों से हमने करना क्या है, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग करनी है। सेठ साहब ने कहा जी फलां काम कर दो, ये मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं मुझे बताओ, तो मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग हम कर रहे होंगे, ठीक है जी। लेंच तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या चैलेंजेस हैं, स्टडी मटेरियल क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए हमें, और इस पेपर का मकसद क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मकसद मैंने बयान करने की कोशिश की है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आते हैं जी सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो है वो आपका 3 ग्रेड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। और अच्छा ये जो है ना, बस ये ICAP की बातें ही होती हैं, इसको आप छोड़ा करें। ये टीचिंग आवर्स ये मेरा मसला है, आपका नहीं, ठीक है ना। ये क्योंकि लिखा होता है तो इसलिए मैंने भी लिख दिया, आप सिलेबस देखो तो उसमें लिखा होगा, आप इसको छोड़ें, ठीक है, आप इसको देखें। ये आवर्स तो हमारे हिसाब से होंगे, ठीक है। वो टीचिंग आवर्स डालते हैं मेरे ख्याल में, प्रैक्टिस के अलावा डालते हैं, तो प्रैक्टिस भी खुद करनी होती है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ें, ये रेलेवेंट बात है, ठीक है। अब आते हैं मतलब की चीज़ों की तरफ। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये जनाब आपका 35 से 45 मार्क्स का ग्रेड है, जिसके अंदर देखें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कोई चैप्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने सबसे पहले करना है, और इसी की बेस के ऊपर सारा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस चल रहा था। एनीवेज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आपने IS2 किया हुआ है ना जी, खैर से वही IS2 ही है, ठीक है। IS2 आपने पढ़ा हुआ तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, सबसे पहला टॉपिक में बेसिक्स के बाद ओवरहेड्स का ही करवाया करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बेसिकली ये एक ही चीज़ है, आपके ओवरहेड्स क्या हैं, लेबर क्या है, मटेरियल क्या है, ये बातें तो आज पढ़ना शुरू कर देंगे ना। एनीवेज, ओवरहेड्स एक चीज़ होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, उसको एलोकेट करने के लिए ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग तरीके बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही चैप्टर समझ लें, ठीक है। तो इनको हम इकट्ठा ही करते हैं। उसके बाद ये मैं बहरहाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन दिल तो मेरा होता है बिल्कुल एंड पे करवाऊं, क्योंकि एंड पे करने से ये अच्छे तरीके से हो सकता है, कॉस्ट सारी जब पढ़ लेता है बच्चा। एनीवेज, इस अटैम्प्ट के अंदर तो मुझे कोई स्टपनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई ईद आ गई, कोई शबरात आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छुट्टियां नहीं है, इसलिए तरतीब से ही चलेंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई सेकंड लास्ट नंबर पे कहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर लेबर कॉस्टिंग, होपफुली ये दोनों एंड पे मैं करवाऊँगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है, पिछली दफ़ा जैसे अब ईदें थी 2 और मुहर्रम की भी छुट्टियाँ थी, तो ईदों की वजह से ये लेबर कॉस्टिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन थोड़ा पहले किसी वक्त में करना पड़ गया, जैसे डिसीजन मेकिंग
दरवाज़ा खटखटा रही थी और उधर से ईद भी आ गई थी। आप लोगों को बच्चों का फिर ना वो एक चल रहा होता है मोड, ईदों बाद, ईद के बाद शुरू करेंगे, तो वो फिर डिसीजन मेकिंग में ब्रेक ना आए, तो इस तरह से इनमें से कोई एक टॉपिक पहले कर लिया, तो इस तरह से मामला लास्ट टाइम तो हुआ है। इस दफ़ा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए होपफुली एंड पे जाएंगे। ये चैप्टर जितना एंड पे जाकर हो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चा इनके अंदर होता है, ठीक है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ये सबसे लास्ट यही हमारा चैप्टर हुआ करता है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज हैं पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम मटेरियल को ख़रीदने से, लेबर को हायर करने से, ओवरहेड्स को इनकर करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं और बना के फिर फिनिश गुड्स स्टोर में फेंकते हैं, फिर वहाँ से आगे बेचते हैं। तो एक पूरा कॉस्ट साइकिल इसके अंदर, कॉस्ट फ्लो इसके अंदर देखते हैं। तो ये सबसे एंड के ऊपर टॉपिक हुआ करता है। जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग जो है ये बेसिकली इकट्ठा ही होते हैं, दोनों चैप्टर्स ये भी इकट्ठे ही करवाया करता हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो नॉर्मली मैं आपको ओवरहेड्स का चैप्टर करवाने के बाद नॉर्मली मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि ओवरहेड्स के अंदर भी हम, ओवरहेड्स के चैप्टर में भी हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना ही सीख रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करना, तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये साथ ही शुरू हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी अच्छा खासा इसमें से उसने टेस्ट किया है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सारा एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्रेड आपकी 35 से 45 नंबर की है, लेकिन इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। इसके अंदर कभी कभी थोड़ा टेक्निकल सवाल आ जाता है, लेकिन उसकी भी वजह सिर्फ ये होती है कि बच्चे की प्रैक्टिस कम है, ठीक है। बच्चे की प्रैक्टिस इसमें कम होती है। एक तो इजी ले जाता है, यहाँ यस टू है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आके फिर मसाइल आते हैं, ठीक है। तो एक इसमें थोड़ा सा कभी मसला आ जाए, वरना बिल्कुल कॉपी पेस्ट टाइप टॉपिक्स हैं। लेबर कॉस्टिंग में थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हो जाता है। इन दो के अलावा इसमें कोई टेक्निकल होने वाला काम है ही नहीं, सारे कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स का सवाल आ जाए, बहुत आसान होता है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का अगेन लेंथी सवाल होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस जिस तरतीब से की हुई है वैसे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में तो आज की क्लास का तो एक ही पार्ट रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं कल से क्या तरतीब बनेगी, जैसे दिल करेगा वैसे कर लेंगे, ओके। अच्छा जी, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और ओवरहेड्स, और नॉर्मली ये सबसे पहले हम किया करते हैं बेसिक्स के बाद। तो एक हफ्ता बेसिक्स पे लगेगा, 7-8 दिन ओवरहेड्स पे लग जाते हैं, ऐसे ही 6-7 दिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे। तो हिसाब लगा लें आप, तकरीबन कोई 3 हफ्ते का काम ये 3 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। बल्कि मुझे यूँ करना चाहिए था, नंबर 1 मैं बेसिक्स करवाता हूँ, फिर मैं ओवरहेड्स का टॉपिक करवाता हूँ, क्योंकि ओवरहेड्स भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपने आगे करना है इसने साथ साथ चलना है। जो अवॉइड हो सकते हैं चैप्टर सिर्फ वही अवॉइड करके मैं चलता हूँ, ठीक है। ये हर जगह घुसा होना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम ओवरहेड्स किया करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपकी दूसरी ग्रेड जो है कॉस्ट फ्लो, ये सबसे अच्छी ग्रेड है। मैं इसको यूं कहता होता हूँ कि ये सबसे अच्छी ग्रेड है, क्योंकि इसके अंदर 20 से 30 नंबर आते हैं और टॉपिक सिर्फ 3 है, ठीक है। कौन कौन से? अच्छा, अब ये भी मैं इकट्ठा पढ़ाया करता हूँ, जैसे ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर अलग अलग है, इनको भी इकट्ठा लिखना चाहिए था। चले खैर, तो 7 और 8 प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर उसी की कंटिन्यूटी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, वो सेम ही है, ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक ये हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग भी एक स्टेपनी है, कहीं पे भी लग जाया करती है, और नॉर्मली ये प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, ये टॉपिक्स में आपको इन 2 से पहले करवाता हूँ, इन 3 से पहले नॉर्मली कितने गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ये 3 एंड पे हैं। उससे पहले ये हमारे 2 मेन टॉपिक्स हैं, जिसको प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये बड़े टॉपिक्स हैं। इन पर तकरीबन हमारे 20-22 दिन मिलाकर, 25 भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा कम रख के बता रहा हूँ अभी, ताकि तुम डरो ना। 20-22 दिन लगते हैं, लेकिन 25 दिन भी लगे तो वारे में उस्ताद जी, क्योंकि इसमें से 20 नंबर 25 नंबर नॉर्मली आते हैं, तो टोटल। और टारगेट कॉस्टिंग निहायत आसान छोटा सा टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स करने वाला बच्चा जो है वो तकरीबन 25 नंबर तैयार कर लेता है। और अगेन कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स हैं, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल डिसीजन मेकिंग जैसी कोई चीजें नहीं है। सवाल देख के समझ नहीं लग रही कहां शुरू करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकाकार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस,
फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज याद करो, सवाल एक पैटर्न है उसके ऊपर शुरू कर दो, कार्ड बनाओ, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, आसान है। प्रोसेस कॉस्टिंग वेरिएंस, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय प्रोडक्ट, एक प्रोसेस के तहत सवाल होते हैं, एक तरतीब पे होते हैं, यानी कि ये ठीक है, माना कि पूरा सवाल सही नहीं हो शायद, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं कि आपको 70 to 80% मार्क्स आराम से देते हैं। मतलब जिस बच्चे ने क्लासेस पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो इस एरिया से मेरे जैसा मतलब एवरेज सा बच्चा भी जो होगा वो भी 70-80 नंबर ले सकता है, 70-80 नंबर ले सकता है इसमें से। ये बड़ी अच्छी ग्रेड है, ठीक है। लेकिन करते इसको हम आखिरी महीने के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, आखिरी महीने के अंदर, यानी कि वो 3 छोटे टॉपिक्स से पहले ये 2 टॉपिक्स होते हैं। उस वक्त सही लोहा गर्म हुआ होता है उस वक्त, और सही आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ भी आ रही होती हैं, सब कुछ वैसे पीक पे चल रहा होता है, ये उस वक्त हम करते हैं। तकरीबन आखिरी 30-35 लेक्चर्स हमारे इनके ऊपर लगते हैं, ये 3 टॉपिक्स। ये अगर पहले हो जाएगा तो ये टारगेट कॉस्टिंग, तो ये टाइम बच जाएगा। टारगेट कॉस्टिंग वैसे ना मैं बाय द वे इनके साथ नहीं करवाता, टारगेट कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग से पहले करवा देता हूँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जाके बैठे जरा, बस मुझे पता है आज की क्लास आप लोगों को बहुत बोझ है, लेकिन क्या करूँ, ये ज़रूरी है बताना आपको, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग ना ज़रा बुनियाद बना देता है डिसीजन मेकिंग की, एक चैप्टर भी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग की थोड़ी बुनियाद भी पड़ जाती है, उसके बाद फिर मैं डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो इसकी ग्रेड जो है वो 20 से 30 नंबर की है। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, ये देखें ना एनालिसिस अगर आप देखें तो ये 20 से 30 की है और ये हायर साइड पे है, कभी 20 पे आया ही नहीं, 25। अब जरा कुछ अरसे से ये जरा तमीज के दायरे में आ गया, वरना एक बार तो 35 पे भी चला गया था इस ग्रेड में से। तो आप यूं कह लें 25 नंबर तो यहाँ से पक्के आ रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक कितने हैं टोटल? 3 टॉपिक, चैप्टर 2, 2, 4, 1, 5 है, टॉपिक 3 ही है, ठीक है, इकट्ठी करते होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें 35 से 45 वाली पहली ग्रेड, तो उसके अंदर भी आई कैप अपनी ग्रेड को फॉलो कर रहा है, 35 से 45, लेकिन है इसमें लोअर साइड, ठीक है, इसमें लोअर साइड पे है, दूसरी ग्रेड में हायर साइड पे है। तो आप गौर कर लें तो ये भी देखते हैं इंशाल्लाह पैटर्न आकर। और डिसीजन मेकिंग, मशहूर जमाना डिसीजन मेकिंग, 30 से 40 नंबर की ये ग्रेड है, और इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ये पहले चैप्टर 2 हुआ करता, मैंने कहा ना बड़ी चेंज की है उन्होंने, चैप्टर 16 कर दिया इसको। हाँ, चैप्टर्स किताब को बेहतर किया है, आएगा अपने किताब के अंदर चेंजेस हैं, बहरहाल वैसे मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर भी चेंज हुआ है ना। ये चैप्टर 2 पहले होता था, अब ये चैप्टर 16 है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एफओएच कराना है, मैं आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ अपना सारे सेशन का। एफओएच का चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक्स तो पहले हो गई ना, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करेंगे, टारगेट कॉस्टिंग करके हम इधर घुस आएंगे। ये डिसीजन मेकिंग एक ऐसा एरिया है कि इस पे तकरीबन मेरे 40 से 45 लेक्चर्स लगते हैं, घंटे नहीं बोलना चाहिए, एक लेक्चर के अंदर 1.25 घंटे है ना, ठीक है। तो 40 से 45 लेक्चर्स मेरे इस एरिया पे लगते हैं। तो इसको मैं एंड पे नहीं रखा करता, क्योंकि एंड पे जाके अगर हम ये करें तो बच्चा ऐसे ही थोड़ा पहले ही परेशान हुआ होता है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा फिर उस वक्त परेशान उसको ज़्यादा करता है। तो सुकून से हम इसको इंशाल्लाह बस 30 एक लेक्चर्स के बाद इसको शुरू कर देंगे, और फिर ये 4 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, 8-10 दिन इस पे लग जाते हैं। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पे आ जाएंगे, इस पे भी 8-10 दिन लग जाते हैं। सीवीपी एनालिसिस, सवाल इस दफ़ा भी आया, रेगुलरली आता है, इस पे भी 8-10 दिन हम लगे, यानी कि ये कर आके इन्वेंट्री मैनेजमेंट समेत इस पूरे एरिया के ऊपर मैं 40 एक लेक्चर्स लगाया करता हूँ, इससे ऊपर भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर यू कैन से 1 मंथ, रिजल्ट से पहले ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज उसके बाद अगर हम इसको पास्ट पेपर एनालिसिस को देखें तो आप इधर देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओहो फॉर्मेटिंग ही सही नहीं हुई, चले खैर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से इस दफ़ा भी देखें 10 नंबर का सवाल आया, और उसने पिछली 6 अटैम्प्ट्स के अंदर सिर्फ 1 अटैम्प्ट के अंदर छोड़ा है इसको, ठीक है। उसके अलावा रेगुलरली टेस्ट कर रहा है, सिर्फ 1 अटैम्प्ट यहाँ पर ऑटम 24 में उसने माफ़ी दी थी, वैसे वो माफ़ी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स का चैप्टर बहुत रेगुलर आता है, ये भी अगेन इस दफ़ा भी आया है, एक आसान सवाल इसका हुआ करता है नॉर्मली, ठीक है। और इसमें भी आपको बहुत कम छुट्टियां नज़र आई हैं, ऑटम 23 में नहीं आया था, स्प्रिंग 25 में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों सेम हैं, ये ओवरहेड्स की एलोकेशन के लिए ही 2 चैप्टर्स हैं। तो इस अटैम्प्ट में तो बिल्कुल सिरे से ही गायब कर गया था, लेकिन पिछली अटैम्प्ट के अंदर
पिछली से पिछली अटैम्प्ट के अंदर उसने FOH को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जरिए करवाया था। एक आसान सवाल हुआ करता है ये भी। ओवरहेड्स में से जब भी सवाल आता है, चाहे वो ABC कॉस्टिंग में से आए चाहे ओवरहेड्स में से आए, बच्चे को एक आसान टॉपिक लगा करता है। पर्चे के अंदर हो जाने वाले सवालों में से एक ये सवाल भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेबर कॉस्टिंग को देखें, लिफ्ट आप नहीं कराते, इसको कहोगे ये देखो ना 2 एंड पे रखे हुए हैं, इनमें से हर दफा पूछ रहा है। भाई क्या करें, इनके अंदर आसानी ही तब है जब एंड पे करें। मैं लास्ट टाइम इन्वेंटरी वैल्यूएशन थोड़ा स्टार्ट में किया था, ईद से पहले किया था, बच्चे उसमें बड़ा परेशान हुए थे। वो फिर एंड पे जाते जाते जब टॉपिक जब पूरा सिलेबस एंड हुआ तो फिर उसमें जाके कंफर्टेबल हुए बच्चे। तो ये नॉर्मली इसलिए मैं एंड पे ही रखता हूँ। बहरहाल बहुत रेगुलरली टेस्ट करता है इसमें। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। इस दफ़ा मैंने बच्चों को कहा था कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये पहले भी बच्चे सोचा करते थे ऑटम 23 से पहले कि ये नहीं टेस्ट करता और छोड़ दिया करते थे, तो यहाँ पर आया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के काफ़ी टाइम हो गया है, इसको नहीं पूछा, पूछेगा तो मिस हो गया। तो इस दफ़ा मुझे और ज़्यादा लग रहा है अब, क्योंकि आप खुद देख लें ना, ट्रेंड देखें ना आप, ठीक है, पैटर्न देखें। और इतना आसान टॉपिक शायद इसीलिए वो पूछता नहीं है, कम पूछता है, ठीक है। लेकिन ये तब पूछेगा ना जब बच्चा कहेगा नहीं 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 ये नहीं आता। जब ये बच्चा करके छोड़ जाता है ना, छोड़ना आपने कुछ नहीं, ठीक है। कि किस चीज पे कम स्ट्रेस रखना है, किस पे ज्यादा रखना है, ये आप मुझ पे छोड़ें। आपको जो करवाया जाए आपने करके जाना है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, आप गौर करें तो लास्ट टाइम नहीं आया था, उससे पीछे 19 नंबर का सवाल आया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं इसके, सिर्फ सवाल का हुजम देख के बच्चा परेशान हो जाता है, हो ये क्या, हालांकि उसी जैसे सवाल कई उन्होंने किए होंगे। इस दफा भी माशाल्लाह से 17 नंबर का ये सवाल आया। तो इस दफा इस ग्रिड के अंदर ये जरा हायर साइड की तरफ गया है, ठीक है, जिसके अंदर इस सवाल में अच्छे मार्क्स बच्चे को स्कोर कर लेने चाहिए थे। बाकी दोनों के अंदर तो फिर चीजें चलती रहती हैं, बच्चों को कभी समझ आ जाती, कभी नहीं समझ आ रही, ठीक है, ओके, नहीं हुआ, हाँ, तीनों ही आसान थे। एवं बैठा मैं तेन क्या, मैनू जानना वा ना, इसलिए बड़ा डब्बा मैंने मांगा इस मिठाई का, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर आप कॉस्ट लो की बात करें तो इस दफा उसने फिर प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगेन कि ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आएगा, लेकिन भाई जिन बच्चों ने पढ़ा है उनसे पूछ लो, चॉइस में कुछ नहीं छोड़ा था हमने। वो तो सारा कुछ टिका के करने के बाद एंड बंदा कहता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह से कभी तुक्का लग जाता है उस्ताद का, कभी बराबर सराबर लगता है, कभी बहुत ज्यादा लग जाता है, कभी दरमियाना लग जाता है, ठीक है। एंड एनीवेज ये चैप्टर सेम, ये बेसिकली एक टॉपिक है जिसमें हम 12-13 दिन लगाते हैं, ठीक है। और इसमें से आप रेगुलरली देख रहे हैं कि ये तकरीबन 17, 15, 16 नंबर का सवाल आ रहा है। पिछली अटेम्प्ट के अंदर जरा कम आया था इसमें से, ठीक है। तो इस दफा फिर 17 नंबर का सवाल उसने प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इस दफा थोड़ा सा छोटा सवाल पूछ गया, लेकिन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी इतना मसला नहीं है। हाँ, किया उसने वो काम था जो शायद आपने फिर छोड़ा हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी ना कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं कामों के, सीधा सीधा सवाल वेरिएंस निकाल दो, और फिर एक काम होता है वो वेरिएंस निकाल के देते कहता है जी ना आप उलट फिगर निकाल कर दो, रिवर्स वर्किंग एक चीज है, बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। लेकिन वहां पर बच्चा मार खाता है जहां पे चीजें छोड़ के जाता है। कुछ छोड़ना नहीं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ठीक है। एनीवेज 25 नंबर के ऊपर रहा है यहाँ पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जान उसने नहीं छोड़ी, 9 नंबर का सवाल फिर पूछ लिया, लेकिन बड़े अरसे बाद सीवी एनालिसिस का एक बड़ा सवाल उसने दिया। ये थोड़ा टफ सवाल था, लेकिन टफ इसलिए था कि देखने में बहुत लंबा था। अल्लाह का नाम लेके जो शुरू हो गए होंगे उनसे ये होता चला गया होगा। एनीवेज उसके बाद डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में से भी एक 9 नंबर का सवाल आया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ये लोअर साइड के ऊपर रहा है, यानी कि पिछली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अटैम्प्ट्स के अंदर सबसे कम नंबर इस दफ़ा डिसीजन मेकिंग के इस ग्रिड में से आए हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पे पता है आपको, वो इन्वेंट्री में या लेबर में भी करवा लिया करता है, ठीक है। तो ये जनाब आपका पास पेपर का पैटर्न था। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, क्योंकि अब हमने पढ़ाई शुरू करनी है, टाइम हमारे पास है, ठीक है जी। ये ज़रूरी चीज़ें थी, इनको बताना ज़रूरी था, ठीक है। इनके बगैर काम नहीं चलता। ये अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गई हैं, तो अब उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करनी है। तो कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये सफ़ा आप लोगों को मिल गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, चलें ठीक है, फिर शुरू करते हैं जी।
सबसे पहले बचपन की बातों को ही दोहराते हुए हम 55 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, आपने पढ़ रखा है हमारी 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस होंगे कि आप चीज़ बनी बनाई खरीदते हैं और ख़रीद कर उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच देते हैं, ठीक है। या आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और चीज़ों को खुद बनाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी इस पेपर के अंदर काम चल रहा है, ठीक है। खुद बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। या आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप हॉस्पिटल हैं, आप कॉलेज हैं, आप ऑडिट फर्म हैं, ठीक है, तो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मैं नॉर्मली बात शुरू किया करता हूँ यहाँ पर, और आपके इंट्रो के साथी कराम भी यहीं से बात शुरू करते होंगे मेरे ख्याल में। एनीवेज, हाँ सफ़े नहीं पाड़ने, ठीक है ना, कोई गल नहीं, गलती होगी कोई, मुझे लगता है। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये फिनिश गुड्स, रेडीमेड फिनिश गुड्स ये खरीदते हैं, फिनिश गुड्स या रेडीमेड गुड्स कह लें, गुड्स ये जनाब आर परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, मैन्युफैक्चरर सप्लायर, परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, वो सप्लायर आगे से खरीद कर दे रहा है या बना के दे रहा है, हमें उससे क्या, और सेल कर देते हैं अपने कस्टमर्स को अपना मार्जिन रख के, सोल्ड टू कस्टमर्स, सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, जो सर्विसेज देते हैं अगेंस्ट फीस, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो रेंडर करती हैं सर्विसेज टू कस्टमर्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर्स। और तीसरी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, टाइम कितने बजे तक है, ओके अभी है, तीसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जी, वो रॉ मटेरियल खरीदती हैं, बल्कि यूं कर लें कि रॉ मटेरियल इज परचेज्ड, रॉ मटेरियल इज परचेज्ड, अब ये सप्लायर से खरीदती हैं, ठीक है, और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और फिर उनको सेल कर देती हैं। तो नॉर्मली आप ये चीज़ देखेंगे अपने इस पेपर के अंदर, सोल्ड टू कस्टमर्स, ठीक है जी। ट्रेडिंग बिजनेस भी कभी कभी सवाल आपको आए होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सवाल, ज़्यादा फोकस आपका इसमें कहाँ पर होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर, जो कुछ चीज़ें बनाकर बेच रहे होंगे, ठीक है। ये कहाँ से बातें आ रही हैं भाई? अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़नी है वो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ओवरहेड, ओवरहेड बोल रहा हूँ भाई, क्या ओवरहेड क्या होता है भाई? कॉस्ट की ना कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ नाम कॉस्ट के, कुछ कंपोनेंट्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, पर इसको कल तफसील से लेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऐसे लिख लो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन नंबर 1, दो तरह की कॉस्ट से आपको पाला पड़ेगा। एक को कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, यही तो हमारा मतलूब मकसूद है, और दूसरे कहलाती हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अच्छा, मैं प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना आपको, वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस की, उससे बहुत आसान है, वो देख लेंगे, ठीक है, कल देख लेंगे। फिलहाल प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको बता रहा हूं।
तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, अच्छा चलें छोड़ें, ये क्या मैं आपको पढ़ाई जो लिखी जा रहा हूँ, आप भी बोली जा रहे हैं और लिखी जा रहे हैं और बस कहानी खत्म हो रही है, नहीं ऐसे नहीं। आप थोड़ा सोच के मुझे बताएं, प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से क्या जाहिर कर रहा है? प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। अच्छा, मसलन अगर मैंने ये मार्कर बनाना है, ये क्या कहते हैं इसको, ये ज्योमेट्री बॉक्स बनाना है, ठीक है, अगर मैंने ये बनाना है तो मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए आपके ख्याल में? मटेरियल, भाई ने धागा बोला, किसी ने प्लास्टिक बोला, किसी ने जिप बोली, ठीक है, तो मटेरियल चाहिए। और जाहिर सी बात है, अब ये खुद ब खुद तो बन नहीं जाना, ऐसे खुद ब खुद आपने मटेरियल रखा और आप देख रहे हैं कि वो जुड़ता जा रहा है, जादू हो गया है। कोई लेबर भी चाहिए, ठीक है, वो बंदा होगा जो इस पर काम करेगा और इसको इस शक्ल के अंदर बनाएगा। पहले क्या करेगा? पहले कटिंग करेगा, उसके बाद फिर स्टिचिंग करेगा। अब ये हाथ से नहीं कर रहे होते नॉर्मली, ये मशीनों पे काम हो रहा है, तो फिर मशीनें भी तो किसी न किसी रिसोर्स को यूज़ करेंगी, ठीक है, बिजली है, फ्यूल है। तो इसका मतलब 3 तरह की कॉस्ट जो हैं वो हमें मेनली नज़र आ रही हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो कौन कौन सी हैं जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और, अच्छा अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है ये भी बात कर लेंगे। फिलहाल ज़रा नामों की हद तक तो रहे ना, आप क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, गपशप ज़्यादा लग गई असल में आज। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर दोज कॉस्ट, ये ना कहें कि गपशप ही लगी थी, पढ़ाई तो शुरू करें ना। दैट आर इनकर्ड इन फैक्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कल इंशाल्लाह एक तस्वीर बनाऊंगा, ठीक है, फैक्ट्री की बनाएंगे, उसी के अंदर फिर फैक्ट्री के अंदर कुछ खर्चे होंगे, फिर साथ ही फैक्ट्री से चीज़ें निकल कर सेल शोरूम में आ रही हैं, एडमिन वाले बैठे हैं, अकाउंट्स वाले बैठे हैं, तो एक जो है वो बिज़नेस की शक्ल थोड़ी सी सामने आएगी। फिलहाल तो सादा बात, प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। तो फैक्ट्री के अंदर आपको ये कॉस्ट नजर आएंगी। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है, फैक्ट्री के अंदर चीज बन रही है तो जो जो कॉस्ट वहां पे इनकर हो रही है वो 3 ही तरह की होती हैं, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा या डायरेक्ट लेबर होगा, या ये दोनों नहीं होंगे तो फिर तीसरी चीज क्या होती है? ओवरहेड्स। वो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे डेप्रीसिएशन हो, चाहे जो जो चीज जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर खर्चा हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड। ठीक है भाई, अगली क्लास कौन सी? यहाँ पे चातियां मारनी शुरू कर दी बच्चों ने। अगली क्लास कब होनी है? कौन सी क्लास? अच्छा, आपकी तो कौन सी क्लास है इसके बाद? हाँ लेकिन चार्ज नहीं है, ले जाएं उन्हें कहें शायद चार्ज हो जाए, उनके एक ही चल रहा है, उन्हें कहें उनका भी सेशन जमात वापस आया ना, दो में ही ना पैन चार्ज ना। अच्छा जी, तो जो भी मैंने आज कर रहा हूं मैं आपको कि फैक्ट्री की चार दीवारी में कॉस्ट इनकर हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो क्या है? ओवरहेड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री, ठीक है, तो ये 3 तरह की होंगी कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, एफओएच कह दूं इसको, एफओएच कॉस्ट। अब इसके अंदर आपको हर वो खर्चा मिलेगा जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री की चार दीवारी में ये खर्चा इनकर हो रहा है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल अदर कॉस्ट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या फैक्ट्री कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर,
ठीक है। अब इसके अंदर बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो फैक्ट्री का रेंट, और अगर फैक्ट्री रेंट पे नहीं है, अपनी बिल्डिंग है, तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। रेंट स्लैश डेप्रिसिएशन कर देता हूँ। ऐसे ही प्लांट मशीनरी आपने अगर रेंट पे ली हुई है तो उसका किराया, अब देखो ना किराया है, आपकी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, मशीन चाहिए तो आपने किराए पे ली, किराया किराया एक कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन ना तो इस किराए को आप डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, ना डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं, पर है तो फैक्ट्री की चार दीवारी का खर्चा, तो ये क्या बन जाएगा, ओवरहेड। डेप्रिसिएशन है आपके अपने एसेट की, क्या डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, क्या डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं? भाई मशीन इस्तेमाल हो गई आपकी प्रोडक्ट बनने में तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तो ना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है, तो फिर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। एनीवेज फैक्ट्री रेंट या डेप्रिसिएशन हो गई, बिजली गैस वगैरह यूटिलिटीज हो गई, इंश्योरेंस वगैरह हो गई, एंड सो ऑन। हर वो खर्चा जो फैक्ट्री का है लेकिन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा आपका ओवरहेड, ठीक है। और दूसरी जो कॉस्ट होती हैं, ठीक है, वो कॉस्ट कहलाती हैं पीरियड कॉस्ट्स। पीरियड कॉस्ट जो होती हैं वो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती हैं। जब प्रोडक्ट एक बार फैक्ट्री से बनकर निकल आती है तो उसके बाद फिर अगली कॉस्ट जो है, जैसे उनको सेल करना है तो कमीशन देने हैं, आप सेल मैनेजर रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो सेलिंग खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन मैनेजर रखा हुआ है आपने, सिक्योरिटी वाले रखे हुए हैं आपने, सेलिंग एडमिन के खर्चे हैं, आप अकाउंट्स वाले हेड ऑफिस में बैठे होंगे, आप फैक्ट्री के अंदर तो काम नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल इस बिजनेस की कॉस्ट के अंदर ये भी शामिल होती है। तो पीरियड कॉस्ट, ठीक है, आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है, आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड आर जी एंड आर, अच्छा अब इनको हम मैच कर देते हैं रेलेवेंट पीरियड के रेवेन्यू के साथ, ठीक है ना। मतलब ये पीरियड कॉस्ट है, ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर चार्ज होंगी, जैसे मसलन आपने कहा जी कि कमीशन हमने दिया है सेल्स मैनेजर को, जितनी सेल्स हुई है उतना ही कमीशन दे रहे होगे आप उनको, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, वो आपके पीरियड के अंदर रेवेन्यू के साथ मैच हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो आप इंटरव्यू में पढ़ के आए हैं वो इन कॉस्ट के अंदर चल रहा होता है। तो एंड आर मैच्ड विद या मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ये कौन सी क्लास आ गई, ये कौन से बच्चे आ रहे हैं, टैक्स की क्लास कितने बजे है बताओ, टैक्स की क्लास कितने बजे है भाई, टैक्स की क्लास तो नीचे है, यहाँ कौन सी क्लास है टैक्स, सर सलमान की, और बता दो टैक्सी क्लास पढ़ने है, दस दो भाई केड़ी क्लास है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की है, मेरी क्लास इधर नहीं है, इधर ही है, तो टैक्स पढ़ने इधर क्यों आ गए फिर, नहीं मेरी क्लास इधर नहीं है, मेरी क्लास रूम 4 में है, वो चेंज हुआ था, रूममेट में सरदनान की क्लास है गालिबन, खुद टाइम क्लैश आ रहा था। आप कौन सी क्लास में बता दो तो यार, जाते जाते कौन सी क्लास, टैक्स की सरदनान से पढ़ने आए, वो नीचे रूम 1 में होगी, ठीक है, अपड़ो, परेशान हो गया बच्चा, किधर फंस गया हूं मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, एडमिन सेलिंग सुना हुआ है, एडमिन कॉस्ट हो गई, सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग वगैरह इस तरह के नाम, और जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, भाई बैंक से लोन लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट देना है, उसका प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, 1 साल के लिए लोन आपने अपने पास रखा तो 1 साल का इंटरेस्ट पे करना है, चाहे उस पैसे को इस्तेमाल करके एक चीज़ ना बनाई हो, चाहे आप सारे पैसे इस्तेमाल कर चुके हो, उससे कता नज़र पीरियड के साथ रिलेट करती है कॉस्ट, ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट हो गई।
तो ये जनाब आपकी कुछ कॉस्ट हैं, इंशाल्लाह इन पे तफसील से बात करेंगे अगर ज़िंदगी रह गई तो। ठीक है जी, कितनी देर की हुई है भाई रिकॉर्डिंग? 1 घंटा 10 मिनट की। ठीक है जी, कल से इंशाल्लाह क्लास अपनी 1 घंटा 40-50 मिनट पे ले आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।